अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। वेलकम टू द लेट नाइट शो। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हुसैन। हमारे साथ आज मौजूद हैं शख्सियत जो आप BAP फाउंडेशन, बाप फाउंडेशन के रूए रवां भी हैं, आप बैंकर भी हैं, आप नौजवान भी हैं। आपका मैं तारुफ करवाता चलूं, मोहम्मद तला बिन राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। आपको कैसे हैं आप मोहम्मद तला? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताएं। आप जैसा कि नौजवान हैं और बैंकर भी हैं और एक फाउंडेशन भी आप चला रहे हैं, उस हवाले से ही मैं सवाल करूँगा कि जिस तरह से हमारा मुल्क जा रहा है, जिस तरह से हमारी कंट्री जा रही है, तो नौजवान का जीना और कैसे सरवाइव करना क्या चल रहा है? क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो हालातों से ही लड़ रहा है, तो आगे कैसे बढ़े वो, उनके साथ साथ स्ट्रगल कैसे करे? बिलाल भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी जी और मुझे एक मौका दिया कि मैं जो हूँ वो नौजवानों के हवाले से कुछ बात रख सकूँ। जी देखिए, पाकिस्तान की आपने इकोनॉमी के बारे में बात की और आपने बताया कि जैसे कि मैं कई शोबात से ताल्लुक़ रखता हूँ और बाप ट्रस्ट जो है हमारा, वो है भी, उसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वो एक ऐसा इदारा है जो कि बाप की तरह का किरदार को अदा करता है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म भी बता दीजिएगा नाज़रीन। मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। बाप ट्रस्ट का फुल फॉर्म है B से बहबूद, A से अतफाल, P से प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब है कि बहबूद अतफाल प्रोजेक्ट मतलब ऐसी एक NGO है जो अतफाल मतलब बच्चों की किफालत, बच्चों का ख्याल वगैरह करती है। तो आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि हमने इस तरीके का एक डिज़ाइन किया है प्रोग्राम कि हम लोगों की बाप की तरह खिदमत कर सकें। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो हमारे नौजवानों का इशू है वो यही है कि इनके पास बाप तो मौजूद है, लेकिन इनके पास वो एक विजन होता है वो अभी तक मौजूद नहीं है। तो हम इसमें एक छोटे पैमाने के ऊपर फ़िलहाल ये कोशिश करते हैं कि हम लोगों की रहनुमाई कर सकें। तो जैसे जैसे आप मुझसे सवालात पूछेंगे मैं आपको बताता रहूँगा कि हमने क्या क्या काम किए, लेकिन मेरे जो मेन मकसद था वो ये था कि मैं नौजवानों से आज कुछ बात रख सकूँ कि हमें किस तरह। अच्छा, एक जैसे मिडिल क्लास फैमिली से कोई एक ही नौजवान है, वो अब उसको एक अपने ख्वाब भी हैं, फिर उसने पूरा जो बाप की जो वो है एक किरदार है वो भी निभाना है, एक बाप का कैरेक्टर है वो भी निभाना है, घर का जब तक उसकी शादी हो, बच्चे हो या कुछ भी हो, अपने लिए उसने करना है, तो वो कैसे करे? अपना जो उसके ड्रीम्स है वो छोड़ दे? बिलाल भाई, इस वक्त क्या कंडीशन है हमारे? बिलाल भाई, हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमने अपने अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब भी पूरे किए। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी निजी जिंदगी में बाप भी बने और हम अपनी नौकरियां भी करते हैं, आपके साथ यहाँ बैठे हुए भी हैं। तो मिडिल क्लास होना बुराई नहीं है, मिडिल क्लास आदमी का मिडिल क्लास रहना बुराई है। ये इम्पोर्टेंट बात है जो हमें समझनी होगी। तो वही मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, उसी के ऊपर अभी ध्यान दे, दौर कहाँ जा रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, उसके ऊपर आ रहा था कि अगर देखें आप पाकिस्तान के हालात देखें और अपने ही अड़ोस और पड़ोस के मुल्कों के हालात को देखें, तो हम अपने नौजवान को क्या दे रहे हैं। जब हम NGO की बात करते हैं तो हमें नजर आता है कि तमाम NGO इस वक्त लोगों को खाना खिलाने पे मसरूफ है, लोगों के कफन दफन करने पे मसरूफ हैं। लेकिन कभी क्या किसी ने ये सोचा है कि पाकिस्तान के अंदर हम NGO के ऊपर वो काम करें, हम कारखाने लगाएं, हम कोई ऐसा काम करें जिससे नौजवान तरक्की करे। आप यकीन माने कि मैं एक NGO से ताल्लुक़ रखने के साथ साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आज 90% NGO पाकिस्तान के नौजवान को कामयाब नहीं बना रही बल्कि नाकाम बना रही है। उनको पता है कि पाकिस्तान में वो हम मुसलमानों की भी एक सोच होती है कि इंसान भूखा नहीं सोता, अल्लाह ताला ने रिस्क की जो है वो, तो देखें आप रिस्क तो हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ भी जो है वो रिस्क पा रही है। तो हम यही सोचते हैं हमें कि रिस्क चाहिए और हम उस रिस्क की दौड़ में निकलते हैं। लेकिन उनको जब ये पता होता है कि हमें बिना मेहनत के रिस्क मिल जाएगा तो फिर वो मेहनत करने के लिए जाता ही नहीं है। जब उसको पता है कि मुझे सहरो अफ्तार के जब वक्त आते हैं या सड़कों के ऊपर मुझे अफ्तार मिल जाएगी और मुझे वो अफ्तार मिल जाएगी जो शायद मुझे घर में भी नहीं मिलेगी, तो वो उस मेहनत की तरफ कभी जाएगा ही नहीं, वो उस तरक्की की तरफ कभी जाएगा ही नहीं जिसकी तरफ हम। तो ये जो जितनी भी फाउंडेशन से कर रही हैं तो वो क्या गलत कर रही हैं? देखें, किसी से इख्तलाफ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन एक हर किसी का एक राय होती है, एक हर किसी का। लेकिन मेरा ज़ाती नज़रिया इसके ऊपर ये है कि NGO का काम ये नहीं है कि लोगों को खाना खिलाए। NGO का काम ये होना चाहिए कि लोगों के अंदर एक मोटिवेशन पैदा करे, कि इंस्पिरेशन पैदा करे, वो एक कोई ऐसी चीज नौजवानों के अंदर डाले। एजुकेशन के ऊपर काम करें, हम एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। हम एजुकेशन के ऊपर काम इस तरह से कर रहे हैं कि हमारे जो गांव देहात में हम जाते हैं वहाँ सर्वे करते हैं, वहाँ बच्चों को देखते हैं, जो अच्छा बच्चा परफॉर्म कर रहा होता है उसकी प्रोग्रेस लेकर उसके ऊपर पैसा लगाते हैं।
मतलब अगर मुझे अगर कोई ये बोले कि भाई मैं गरीब हूँ और मेरी मदद कर दे, तो हमारा ट्रस्ट का ये मोटिव नहीं है कि हम उसकी मदद करना शुरू कर दें, बल्कि हमारा बिल्कुल इसका डिफरेंट है। हम बोलते हैं ठीक है, अगर आपकी हमें मदद करनी है तो आप पहले खुद भी कुछ करके दिखाएं। अगर आप खुद कुछ करके दिखाएंगे तो हम आपके साथ खड़े। अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों का तो अल्लाह भी साथ छोड़ देता है, तो फिर हम तो फिर बाप ट्रस्ट है। तो ये चीज हमें थोड़ी समझनी होगी। और यही वजह है कि मैं जैसे आपसे अभी डिस्कशन भी कर रहा था कि हमारे अड़ोस पड़ोस के ममालिक हैं, बांग्लादेश है, ये आपसे आगे जा रहा है, आपसे 30 साल बाद आजाद हुआ है। वहाँ की नौजवान औरत, वहाँ का नौजवान मर्द, वो आईटी के ऊपर काम कर रहा है, वो कंप्यूटर्स के ऊपर काम कर रहा है, वो एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है। देखिए उनको पता होता है कि वो एजुकेशन को हासिल करनी है। यहाँ जब हमारा बच्चा इंटर में पहुंचता है, इंटर के बाद अभी तक वो ये चीज ही तलाश कर रहा होता है कि उसको फील्ड क्या सेलेक्ट करनी है। अच्छा, इसमें क्या जनरेशन का भी कसूर नहीं है कि वो फिर हम आजकल की जो जनरेशन है वो सिर्फ फेसबुक, ये जो दूसरे छोटे मोटे ब्राउजर हैं उन्हीं में घुसा हुआ है जनरेशन, आजकल की पूरी जनरेशन उन्हीं में घुसी हुई है, मीमर्स बन रहा है, कोई रोस्टर बन रहा है, क्या जनरेशन का कसूर नहीं है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ये पाकिस्तानी माइंडसेट की बात करें, पाकिस्तान में ना कोई फेसबुक और कोई ट्विटर के ऊपर, कोई ऐसी सोशल कोई मीडिया के ऊपर कोई आप देखेंगे ना, जब कोई शॉर्टकट होगा ना, लड़का सबसे पहले उधर टैप करेगा, शॉर्टकट के ऊपर टैप करेंगे। कहने का मकसद जो चीज करनी है, जो उनकी फील्ड, अब मुझे नजर आया कि भाई 5,000 घर पे बैठे 10,000 रुपए कमाए, मैं उसको फौरन क्लिक कर दूंगा। वो मेरी फील्ड है नहीं है, मेरा पैशन है नहीं है, मुझे इस चीज से कोई सरोकार ही नहीं है। क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल को ये सिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। इसीलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। पैसा कमाना ही मकसद जब समझ लेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे? आपने कोई विजन, कोई आपने साइंटिस्ट पैदा किया, कोई एक्सीलेंस नहीं, आपने कोई साइंटिस्ट पैदा किया, आपने कोई ऐसा कोई ऐसी कोई इंटेलेक्चुअल्स पैदा किए जो दुनिया में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके? नहीं कर सकते। हमारे अपने माशरे के अंदर ऐसे कई नौजवान मौजूद है जिनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, उनको पैसे, कई नौजवान बाहर भी जा रहे हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं मुल्क छोड़ के जाएगा, बाहर से पैसे भेजेगा। देखिए उस हवाले से भी कुछ बता दें, जो छोड़ के जा रहे हैं कितना नुकसान है हमारे लिए। देखिए नुकसान तो एज सच इसका तो यही मैं कह सकता हूँ कि जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, देखिए हर किसी को जरिया माश के लिए हुक्म जा सकता है, कोई इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। पाकिस्तान लेकिन इस बात पे जरूर खुश है कि एक बंदा जा रहा है, वो हमारी प्राइस की कन्वर्जन की रेशो से वो ज्यादा कमा रहा है और वो अपने घर वालों को पैसे भेज रहा है, और हम बोल रहे हैं हमारी रेमिटेंस बहुत आ रही है, पाकिस्तान के अंदर पैसा डॉलर बहुत आ रहा है और हम इसमें खुश हैं। क्या इससे मुल्क चल सकते हैं? कभी भी नहीं चल सकते। आप ये मतलब एक मिसाल, एक बड़ी कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको कि एक किसी बुजुर्ग से एक बादशाह था। ये थोड़ा सा टाइम हो जाएगा लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, नौजवानों के हवाले से बताएं, अगर किसी को कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। मैंने एक स्टोरी सुनी थी अपने बड़ों से, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बादशाह होता है, वो जो है उसने 2 बाज पाले होते हैं, 2 परिंदे पालता है वो, और एक ही जैसी नशोनुमा करता है सबकी, दोनों की एक ही नशोनुमा करता है, एक ही तरीके का दाना खिलाता है, सब कुछ करता है। और उसके घर के बिल्कुल सामने एक शाख होती है, उसके ऊपर वो 2 परिंदे बैठते हैं, कोई फर्क नहीं करता, बिल्कुल एक ही जैसी नशोनुमा करता है। और उसके बाद जब वो जो बड़े हो जाते हैं तो उसमें एक जो परिंदा होता है वो उड़ान भर रहा होता है, वो ऊंची ऊंची उड़ाने बढ़ता है, वो दूर दूर जाता है, लेकिन एक जो है वो अपनी शाख पे ही बैठे रहता है। तो वो बोलता है यार इसके शायद उड़ान में कोई मसला है, तो वो ऐलान करवाता है कि जो है भाई आप जरा मालूमात कराएं कि इसका कोई इलाज करने वाला कोई मौजूद है। कई जो है वो लोग आते हैं, अपनी अपनी तरीके की बातें बताते हैं, लेकिन वो परिंदा अपनी शाख से नहीं हटता। फिर उसके बाद एक शख्स आता है, उससे वो बोलता है कि मैं इसका इलाज कर दूंगा। तो बादशाह खुश हो जाता, बोलता तुम जो मांगो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। ये मैं देखिए नौजवानों के खास तौर पर बात कर रहा हूँ, और ये हम अगर समझ लें तो हमारा मसला हल हो जाएगा। वो बुजुर्ग कहता है मैं इसका 1 दिन के अंदर मसले का हल निकाल दूंगा। आप सुबह उठें, ये सुबह उड़ रहा होगा। आप जब सुबह उठेंगे तो ये भी परिंदा आपको उसी तरह उड़ेगा जैसा पहला परिंदा उड़ रहा है। तो वो कहता है ठीक है। जब बादशाह सुबह उठता है तो वो देखता है कि वाकई दोनों परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, दूसरा भी उड़ रहा है, दोनों परिंदे उड़ रहे हैं। तो बादशाह हैरान हो जाता है, बोलता है मैंने कई दिन लगा दिए, कई साल लगा दिए कि मैं ये जानूं कि ये क्यों नहीं उड़ता और ये क्यों होता है। तो बुजुर्ग जवाब देता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने वो शाख ही काट दी जिसके ऊपर वो बैठता था, जिसपे वो जो उसको आराम देती थी, मैंने उसका कंफर्ट जोन था जो। एग्जैक्टली वो क्या मैं बोल रहा हूँ कि मैंने वो शाख ही काट दी जिस पर वो रोज बैठा करता था। जब उसके पास वो कंफर्ट ही नहीं रहा, उसके पास कंफर्ट जोन ही खत्म हो गया उसका। ये हमारे नौजवानों को सब, हम उस शाख को पकड़ के बैठे हैं जिससे हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, और जो शाख में नहीं बैठा वो उड़ान भर रहा है। आप देखें पूरी दुनिया के अंदर।
कंफर्ट जोन से कैसे निकला जाए, कैसे निकले, कैसे हिम्मत बांधें? उनको तो वही चीज़ें सारी रोक रही हैं, वही सारी बातें, वही हुकूमती सतह पर रिश्तेदारों की बातें, सोशल मीडिया, वो सारी चीज़ों ने घेर रखा है हमारी जनरेशन को। तो कैसे निकले, कैसे मोटिवेट हो? बिलाल भाई, बात सारी ये है कि कंफर्ट जोन से, हम कंफर्ट जोन से निकलना चाहते नहीं है। जब हम निकलना चाहते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। मैं इसकी आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप जब इंटर मैट्रिक में आते हैं, आपके घर वाले उससे पहले आपको घर से बाहर नहीं निकलने देते। आप इंटर मैट्रिक में जब आते हैं, जब आप देखते हैं आपके 4 दोस्त बाहर जाके मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप उसके साथ निकलना शुरू कर देते हैं। आजादी मिल जाती है, आप छुप कर भी जाते हैं घर वालों से। क्यों? आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं ना। जब आपको कुछ करना होता है तो आप करते हैं। ये मैंने बहुत छोटी मिसाल दी है। जब नौजवान लड़के बड़े होते हैं तो जब वो अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर जाना चाहते हैं, उनको पहली बार इजाजत नहीं मिलती, लेकिन वो जबरदस्ती करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वो बाहर जाते हैं। इसी तरह से कंफर्ट जोन हमने खुद अपने जहन में बना लिया है कि ये हमारा कंफर्ट जोन है और हम इससे बाहर जा नहीं सकते। जबकि पाकिस्तान में आजादी इतनी है इस बात की कि कोई रोक टोक नहीं है आप पर। आप हर तरीके की आजादी आपको मौजूद है। यहाँ तो मतलब मैं टीवी पर बैठकर ये बात करना नहीं चाहता, यहाँ तो पुलिस आपकी अपनी है या रेंजर्स आपकी अपनी है। आपके लिए तो कोई आजादी, ड्राइविंग आपके पास लाइसेंस है कि नहीं, आपको कोई परवाह नहीं है। मतलब मैं एक जर्नल डिस्कशन करना चाहता हूँ कि कंफर्ट जोन से हम बाहर आना नहीं चाहते, और जो नौजवान बाहर आते हैं उनके लिए बहुत आसानियां हैं, उनको निकलना चाहिए जब तक वो इस कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे नहीं। क्या हुकूमत को सख्ती नहीं करनी चाहिए ऐसी छोटी छोटी बातों पे, जो कि अब हमारी आवाम पाबंद हो जाए सारी चीजों, क्योंकि इतनी ढील नहीं दी हुई हुकूमत। हुकूमत पहले अपने लोगों पे तो सख्ती कर ले, बात सारी। हुकूमत तो देखिए, पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है। पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है, आप लोग जानते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो जिसकी है वो आप हम तमाम लोग जानते हैं। और हुकूमत का काम जो है वो, अब अगर ये भी हो कि वो हर नौजवान को पकड़े और तकड़े, तो वो तो हुकूमत का जो काम है एजुकेशन का, वो तो वो कर लेगा, बागी हो जाएगी। अगर हुकूमत सिर्फ एजुकेशन पे काम कर ले, देखिए मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ बांग्लादेश की, वो एजुकेशन पे काम कर रही है, वो तरक्की कर रही है। सिंगापुर की आबादी कराची से कम है, उसकी इकोनॉमी पाकिस्तान से कोई 10 से 15 गुना बड़ी है। मैं बोल रहा हूँ कराची से कम है, उसकी जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान से कोई 10 गुना ज्यादा बड़ी है, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। अपने पड़ोसी मुमालिक से दुश्मनी हमने मोली हुई है। आपका पड़ोसी मुमालिक आपके सामने आजाद हुआ, आपके साथ पला बड़ा, आज उन्होंने 10 सालों में अपनी कहानी को कहीं के कहीं पहुंचा दिया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि ये लड़ाई दंगा, ये जंग जबल, इसके अंदर जंगो जदल के अंदर हमारी कामयाबी नहीं है। हमारी कामयाबी एजुकेशन, इकोनॉमी की जंग है फिलहाल, इकोनॉमी की जंग है, एजुकेशन की जंग है। अगर आप ये समझते हैं कि पहले जमानों की तरह मिस्र और तुनिस की तरह सड़कों पर आकर इनकलाब आ जाए, इनकलाब नहीं आ सकता। इनकलाब सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से आ सकता है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इनकलाब एजुकेशन से ही आया। ये कुरान क्या है? जी, एजुकेशन है, इल्म है, ये इल्म है जी। अगर हम इस इल्म से बाहर, मतलब हम खुद ही नहीं समझ रहे कि हमारा रियासत मदीना की हम बातें करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो किस तरह से आई? इल्म से आई। हमने इल्म के ऊपर काम ही नहीं किया। जीने का तरीका है, ओवरऑल पूरी हर चीज, सब कुछ है इस कुरान के अंदर। इस कुरान के अंदर इकोनॉमी मौजूद है, इस कुरान के ऊपर फलसफा मौजूद है, इस कुरान के ऊपर अंदर शेरो शायरी मौजूद है। आप सूरह रहमान पढ़ लें, बेशक हर चीज मौजूद है इस कुरान के अंदर। लिटरेचर भी है जी, लिटरेचर मौजूद है, सैयारे मौजूद है, सितारे मौजूद है, जन्नत मौजूद है, जहन्नम मौजूद है, हर चीज मौजूद है, बच्चे मौजूद है, यतीम मौजूद है, मिस्कीन मौजूद है। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हमने एजुकेट ही नहीं करना। हमने सोच लिया है कि कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन हासिल करनी है, वो एजुकेशन हासिल करेगा। देखिए इसकी एक मिसाल एक और है बिलाल भाई। इसकी मिसाल ऐसे है कि जब हम छोटे थे ना, तो हमें बचपन से सिखाया गया, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। बचपन से हमने यही सुना, अपने घरों में भी यही सुना, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। तो जब हमें बचपन से पता था कि पढ़कर हमें नौकरी करनी है, तो हमने नौकरी की। जब हमारे घर वालों ने, एक मिडिल क्लास तबके की मैं बात कर रहा हूँ, जब हमारे घर वालों ने हमें बताया नहीं कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, अगर ये सिखाया जाता जिस तरह हमारे दुश्मन मुमालिक में सिखाया जा रहा है, या इसराइल फलस्तीन, इसराइल वगैरह के बड़े मुल्कों में, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ कोई रोक टोक थोड़ी है कि आपने बैचलर्स करना जरूरी है। वहाँ तो स्किल्ड वर्कर की अहमियत है। वो बोलते हैं आपके अंदर कोई स्किल है, आप उस स्किल की बेसिस के ऊपर कमाएं, आप अपने पैशन की बेसिस पे कमाएं। आज हम अलजबरा पढ़ते हैं, मुझे बताएं आपकी जिंदगी में उसका क्या काम है?
हम जो है वो कई ऐसी चीजें मैथ्स और फिजिक्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं जिसका आपसे कोई काम ही नहीं है, बच्चे को पढ़ा ही नहीं जा रहा, उसके माँ बाप उसमें जबरदस्ती कर रहे हैं कि पढ़ो, तो आगे उसने वैसे ही फील्ड चेंज कर देनी है, उसने फील्ड चेंज करनी है। तो कहने का मकसद ये है कि जो समझने की बात है कि नौजवान नस्ल से जो मेरी एक जो है वो, मैं खुद भी उसी नौजवान ही के एक उसमें हूँ। देखिए हमने फील्ड एक चुननी है, फील्ड अपने पैशन के लिहाज से चुननी है, अपने अंदाज के लिहाज से चुननी है, जिसमें आपको मजा है वो काम को चुनना है, जबरदस्ती ना करो, जबरदस्ती नहीं करें। और सबसे बड़ी बात ये हर्ट इफेक्ट के अंदर नहीं जाना, उस चीज के अंदर नहीं जाना कि मेरे दोस्त ने ये किया है तो आपने सुनी सुनाई। और मुझे बचपन में याद है जब मुझे मैंने इंटर किया तो सबने बोला सीए करोगे तो 1 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है, सीए करोगे तो 1 लाख। तो जब मुझे लगाए उस चीज में, रेस में जाएगा, तो फिर उस रेस में मैं उससे अच्छा कमा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे अच्छा कमा रहा हूँ, लेकिन मैं वो ना करके कमा रहा हूँ, मैं वो जो करना चाहता था मैं उसमें कमा रहा हूँ। तो बहरहाल बहुत सारी डिबेट है पाकिस्तान नौजवान के लिए। अच्छा, ये आपकी जो अपनी एनजीओ भी है, तो ऐसा क्या हुआ, ऐसे कैसे आप इरादा हुआ एनजीओ फाउंडेशन को क्रिएट करने का, क्या इरादा हुआ, कैसे कोई वाकया? इसमें तो हमारा कोई किरदार नहीं है, ये हमारे वालिद मोहतरम, बुनियाद किन्होंने रखी? जी, ये हमारे वालिद मोहतरम राशिद मन्नान साहब, उनका हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है जी, माशाल्लाह। और ये पाकिस्तान के कई बच्चों पर उनका एक एहसान है कि अल्लाह ताला को ये तौफीक दी। मुझे आज भी याद है सर कि बाप ट्रस्ट 1999 की बात है। बाप मेरे वालिद साहब जो है वो गुलशन इकबाल का एक इतवार बाजार लगता था जी, और उस इतवार बाजार के अंदर वो रोजाना हर इतवार को वो जाते थे और धूप में खड़े होकर बच्चों को चप्पलें बांटते थे। ये बड़े मजेदार वाकया है, मैं आपको जरूर चाहूंगा कि लोगों को बताऊं। जी 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 बताएं। वो चप्पलें बांटते थे। आप यकीन माने कि एक जमाना ऐसा आया कि मेरी वालिदा को शक हो गया कि आखिर रोजाना दोपहर में हर इतवार को दोपहर में गायब कहाँ हो जाते हैं। तो एक बार हम भी पीछे चल पड़े तो देखा वाले साहब धूप में खड़े होके जो अफगानी और जो बच्चे होते हैं जो शॉपर वगैरह चुनते हैं उनको चप्पलें पहना रहे थे। और वहां से उसकी बुनियाद पड़ी और उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा काम करूं जो सबसे यूनिक हो। तो हमने इफेक्ट किया। वालिद साहब का ये सोच थी कि पैर वाहिद ऐसी एक चीज है जिसम की अगर इस पर एक तिनका भी लग जाए ना तो इंसान के दिमाग तक के शरियानों को तकलीफ पहुंचती है। तो उन्होंने क्या किया, चप्पलें पहनाने से काम किया और उसका उन्होंने एक एनजीओ बनाई बाप ट्रस्ट के नाम से। तो हम भी उससे बचपन में ही, मुझे याद है कि हम बचपन में जाते थे, हम भी बड़े शौक से अपने हाथों से लोगों को चप्पल पहनाते थे और इसी तरह से वो एनजीओ चलती रही। फिर वालिद साहब ने विजन को चेंज किया, उन्होंने चप्पल से एजुकेशन के ऊपर काम करना शुरू किया। फिर एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने वेलफेयर और भी मजीद किया। हमने कोविड के अंदर बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा बाप ट्रस्ट ने सिंध और जो गाँव के इलाके हैं वहाँ पर जाके हैंड पम्प्स लगाए, वहां पर जाके कई ऐसे काम किए, सोशल वर्किंग जो करते रहे। लेकिन अब हमारा विजन मजीद आगे जाने का है और वो मजीद आगे जाने का इस तरह से है कि अब हमने उस चीज के ऊपर काम करना है जिसके ऊपर बाकी एनजीओ काम नहीं कर रही। जैसे कि हमने कोई मंसूबा बनाना है जिससे लोगों की फलाह हो सके, बल्कि वो भिखारी ना बने। जब मुझे ये पता होगा, देखिए हमने अपना कोविड के बाद बिल्कुल पैटर्न चेंज कर दिया। हमने क्या किया कि कोविड के अंदर हमने बहुत राशन बांटा। फिर हमें पता चल गया कि जब हम मुसीबत में, जब हम राशन की कैंपेन चलाए तो वही लोग हमसे मांगने आ जाते थे। हमें पता चल गया कि अब ये कुछ और गेम है और ये हो रहा है। मैं आपको देखिए एनजीओ के हवाले से बात कर रहा था तो मैं जरूर बताता चलूं, ये कराची में खास तौर पे यही हो रहा है। लोगों को पता है कि यहाँ से राशन इस महीने में यहाँ से मिल जाएगा, इस महीने में यहाँ से मिल जाएगा, इस महीने यहाँ से मिल जाएगा। तो हमने क्या किया कि हमने उन लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया जो ऑलरेडी कमा रहे। चले, मैं आपको रोकूंगा। प्रोड्यूसर साहब का कहना है कि ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही अच्छे आप बातें कर रहे थे, नौजवान कैसे आगे बढ़े उनके हवाले से बात कर रहे थे, इकोनॉमी के लिहाज से बात कर रहे थे मोहम्मद तलहा बिन राशिद के साथ। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एनजीओज के बारे में हम बात कर रहे थे मोहम्मद तलहा बिन राशिद के साथ, वही कंटिन्यू करते हैं। जी तलहा, आप कुछ बता रहे थे इस हवाले से, एनजीओ के हवाले से, कैसे आपने देखिए कैसे आपने आगे बढ़ाई चीज? हमने जैसे मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि किस तरह से हमारी स्टार्टिंग हुई, लेकिन अब हमारा विजन क्या है। हमें अब आपको बता रहा था कि हम लोगों ने अब ये प्लान किया है कि अब हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो लोग ऑलरेडी नौकरी पेशा हैं, जो ऑलरेडी किसी छोटे मोटे कारोबार से ताल्लुक रखते हैं। हमारे चेयरमैन राशिद मन्नान साहब ने कैलकुलेशन की है और उस कैलकुलेशन में हमें ये पता लगा है कि आज के दौर में जो इन्फ्लेशन के हालात हैं उसके अंदर अगर किसी की 38 से 40 हजार रुपए तनख्वाह है तो वो जरूरतमंद के तबके में आता है। कराची सिटी की बात हो रही है, कराची सिटी की बात हो रही है। गांव देहात में थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज है, लेकिन मैं कराची सिटी की खास तौर पे बात करूंगा क्योंकि देखिए 15,000 10,000 रुपए घर का किराया है, छोटे 1-2 बच्चे हैं, दूध है, पैम्पर्स हैं,
फिर उन घर का राशन है, बिजली का बिल 5-7 हजार रुपए का बिजली का बिल है, उसका रोजाना का आने जाने का पेट्रोल है, बिल्कुल आना जाना, तो वो एक हमने जर्नल कैलकुलेशन की है, वो कम बेशी हो सकती है, उसके जर्नल कैलकुलेशन के अंदर हमने ये अंदाजा लगाया कि देखिए 38 से 40 हजार रुपए जो आज बंदा कमा रहा है, भले वो मेरी तरह टाई लगा के ऑफिस जा रहा है, कोट पहन कर ऑफिस जा रहा है, लेकिन वो जरूरतमंद है। तो अगर वो जरूरतमंद है, वो हमसे राब्ता करेगा या हम उसकी तरफ अप्रोच करेंगे, हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे, हम ऐसे लोगों के अच्छे बच्चों को, मतलब जो तेज है, ज़हीन है, जो मुल्क के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं आगे फ्यूचर में, हम ऐसे बच्चों को टारगेट करना चाहते हैं। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बात कहना चाहता हूँ, जी, मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे कोई भी बच्चे, हमारा फेसबुक पे पेज मौजूद है बाप ट्रस्ट के नाम से, हमारा फेसबुक पे, यूट्यूब के ऊपर पेज मौजूद, चैनल मौजूद है बाप ट्रस्ट के नाम से, ऐसे लोग हमें अप्रोच करें, हमारे वहाँ नंबर मौजूद है, और वो अपनी रिपोर्ट कार्ड्स दिखाकर, अपनी एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स दिखाकर हमारे साथ चलें। हम उनके साथ चलना चाहते हैं, हमारा विजन बिल्कुल चेंज हो गया। दूसरा हमारा विजन क्या है? दूसरा हमारा विजन अब ये है कि हम कोई छोटा मोटा कारखाना लगाना चाहते हैं। वो कारखाना के मतलब ये नहीं होता कि कोई फैक्ट्रियां लग रही हैं या कोई मशीनें लग रही हैं। हमारा ये विजन है कि हम एक कॉटेज इंडस्ट्री लगाएं, कोई सिलाई मशीन लगाएं, हम कोई ऐसा कोई छोटा मोटा कारोबार करें जो हुनरमंदों के लिए हो, जहां पर कुछ बच्चे नए सीखे भी और वो स्किल्ड लेबर बने, कुछ सीखें, हम उनकी सर्टिफिकेशन कराएं या उनके जो उस्ताद है वहां पर आकर काम करें, उससे वो कुछ अर्निंग जनरेट। अच्छा, लेडीज के लिए कुछ देखिए, स्पेसिफिकली हम बच्चों के लिए काम करते हैं, लेकिन हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि ऑब्वियसली माँ जो है या कोई घर की खातून जो होती है वो अपने घर को चला सकती है, और उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसी कोई जगह मुहैया की जाए जहां पर वो सिक्योर तरीके से चादर और चारदीवारी का ख्याल करते हुए वो अपनी जो है चीजों को अगर चलाना चाहे तो हम उसके लिए हाजिर हैं। हम कुछ ऐसा प्लान करें, लेकिन हमने फिलहाल अभी ये सोचा है कि हम उन बच्चों को टारगेट करें जो मुस्तकबिल के मेहमान हैं, जो मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा, एनजीओ के हवाले से जैसे आप काम करते हैं माशाल्लाह से, और आगे करते रहें, हमारी दुआएं साथ हैं, तो ऐसा कोई नाकाबिले यकीन कोई वाकया पेश आया हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि आप कह सकते हैं कि यार अल्लाह ने बचा लिया, या ऐसा कोई सीन हो? देखिए, मैं आपको बुरा नहीं सुनाऊंगा, मैं अच्छा वाला सुनाना चाहूंगा। बहुत वाकयात होते हैं, लाजमी सी बात है, एक 10-15-20 साल का एक्सपीरियंस है हम लोग का इस चीज़ के अंदर। हम लोग को बड़ी तकलीफ हुई थी, एक बड़ा, वो कहते हैं ना कि एक रोना आ जाता है, ऐसे कुछ वाकयात होते हैं जिंदगी के। हम लोग एक बार जो है वो एक गाँव गए, और वहाँ पर हमने गाँव में जो है वो किताबें बांटी, कॉपीज बांटी, और उसमें हमने बच्चों के शूज भी रखे, और शूज और चप्पल का हमने इंतजाम किया कि बच्चों को हम ये भी देंगे। मुझे आज भी याद है कि हमने जब चप्पलें बांटी तो एक बच्चे ने उस चप्पल को उठाया और उसने साफ किया, वो नीचे से बकायदा, जैसे तलवा जो होता है जो चप्पल का, उसको नीचे से साफ किया और बगल में दबाया और चलने लगा। तो मेरे वालिद साहब इस चीज पे बड़ा नाराज होते थे कि जो हमने दिया है वो पहनो, क्योंकि आपको पता है ना कुछ लोग बेच भी देते हैं ये वो, लेकिन वो वहां पर इस तरह का माहौल ही नहीं था, वो कराची शहर तो था नहीं। तो वालिद साहब ने उसको बुलाया, तो उसने बोला कि पहनो, तो उसने बोला नहीं साहब, अभी बकरीद आने वाली है, ये मैं चप्पल तब पहनूंगा। तब मुझे ऐसा लगा कि शायद हमने अल्लाह ताला की तमाम नेमतों को अभी तक शुक्र किया ही नहीं। हम हर चीज पे अल्लाह ताला का नाशुक्रापन करते हैं, कदम कदम पे नाशुक्रापन करते हैं। जब आप इस तरह के काम करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि अल्लाह ताला ने आपको क्या कुछ नहीं दिया। आप अल्लाह ताला से कोई चीज मांगे, अल्लाह ताला पूरी कर देता है। और उन बच्चों के जब हालात हम देखते हैं, या जो हम सोशल वर्किंग करते हुए जो हमारे साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये वो वाकयात होते हैं जो इंसान की तस्हीह करते हैं, इंसान के दिल में हमारे लिए भी एक सीखने का मरहला होता है। हमें पता चलता है कि हम किस तरह से जिंदगी गुजार सकते हैं और कैसे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, तो थोड़ा सा एक कंपैरिजन करने में आसानी हो जाती है हमें। जी, और वैसे भी अब ना उनको जो दुनिया अभी चल रही है उनके बारे में इल्म, ना जो अभी, हालांकि हमारी कंट्री थर्ड वर्ल्ड कहलाती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के कराची के बच्चे को या इस्लामाबाद के बच्चे को, इस शहर के बच्चे को कुछ पता होता है कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन जो हमारे अंदरूनी एरियाज हैं उनको तो बिल्कुल भी पता नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ये हमारी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खासतौर पर हुकूमत पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे किसी की भी हो, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे लोगों को, आप यकीन माने गाँव देहात में जाके बच्चों से मिलते हैं, उनके अंदर हुनर है, उनके अंदर टैलेंट है, ऐसा नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है, उनके अंदर बहुत हुनर है। सिर्फ बात यह है कि वो कहते हैं ना कि कोयला भी, हीरा भी जो है वो कोयले की कहानी से मिलता है। उनको तराशने की जरूरत है, उनके ऊपर काम करने की जरूरत है, उनको पढ़ाने की जरूरत है। जब हम अपने, आप अंदाजा करें बिलाल भाई, जब हम अपने कराची शहर के बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे तो हम गांव देहात तक तो कैसे पहुंचेंगे।
अभी तक तो हम कराची को ही, कराची के नवाई इलाकों में अभी तक एजुकेशन नहीं पहुंची है। आप सरकारी स्कूलों के हालात जाके देखें, प्राइवेट स्कूल क्यों इतना मोटा हुआ जा रहा है? प्राइवेट स्कूल तो कमा रहे हैं, और आप यकीन माने कि प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई कराची की अच्छी नहीं है। इससे अच्छी कराची के से अगर मैं कंपेयर करूं, पंजाब की कश्मीर तक जा चुका हूं, गिलगित बल्तिस्तान जा चुका हूं, वहां की पढ़ाई कराची से बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। तो आप अंदाजा करें कि अभी हम लोग को बहुत काम करने हैं, मतलब काम की तो कोई लिमिट ही नहीं है अभी काम। अच्छा, तो अभी आपने कहा कराची के बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हम, तो जैसे अभी कराची की और जो बाकी दीगर शहर हैं उनकी जनरेशन जैसे जा रही है, रात रात भर जागना या सोशल मीडिया यूज करना, फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं, उनका क्या कसूर है? ग्राउंड्स भी खत्म हो गए, सही है, उनका भी कसूर नहीं है, लेकिन अब वो वीडियो गेम्स, मोबाइल गेम्स और रात रात भर जागना। तो इस हवाले से मैं आपकी भी रूटीन पूछूंगा, क्या रूटीन है आपकी और कैसी रूटीन होनी चाहिए एक इंसान की जो हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए? क्योंकि दिन ब दिन एक ह्यूमन बॉडी की एज कम होती जा रही है, बिल्कुल कम होती जा रही है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू साइंस ह्यूमन बॉडी की, और हम लोग तो वैसे ही नुकसान कर रहे हैं अपना इतना कि रात रात भर जाग रहे हैं, कोई खाना पीना सही नहीं, स्कूल भी जा रहे हैं बच्चे तो बगैर नाश्ते के जा रहे हैं। सर देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम तो खैर नौकरी पेशा है, तो हमारी तो रूटीन पूरी दुनिया को ही पता है, हमें तो 9 बजे ऑफिस पहुंचना है। चलो कभी बंदा थोड़ा लेट हो जाता है तो 9:30 पे पहुंच जाएगा, बहुत ज्यादा 10 बजे पहुंच जाएगा, तो हमारी तो रूटीन फिक्स है। हम सुबह 10 बजे ऑफिस जाते हैं, 6-7 बजे वहां से निकलते हैं, फिर घर पे आते हैं, खाना खाते हैं। बहरहाल हमारी रूटीन तो बड़ी जर्नल है। नौजवानों की बात करते हैं, नौजवानों में रूटीन एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का। नौजवान देर तक जागेगा, चाय के होटलों पे बैठेगा, देर तक अपने दोस्तों के साथ गैदरिंग करेगा, सुबह देर तक सोएगा। मैं इसके ऊपर भी एक वाकया सुनाना चाहता हूँ आपको। इसके ऊपर इसी हवाले से बात कर रहा था। इसके ऊपर क्या वाकया है कि वो जंगल की एक कहानी होती है कि जंगल के अंदर जो है ना, वो तमाम पर जो है ना, वो आपको पता है अल्लाह ताला का निजाम है ये इसमें ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। जब रात हो जाती है ना, तो रात हो जाती है तो जंगल के सारे कीड़े मकोड़े अपना रिस्क तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। जब वो रिस्क तलाश करने के लिए निकलते हैं और पूरी रात जंगल में फैलकर रिस्क तलाश करते हैं अपना, और वो रिस्क अल्लाह ताला उनको देता है, पत्थरों से भी देता है, हर जगह से उनको रिस्क मिलता है। जब उनको रिस्क मिल जाता है तो फिर उसके बाद रोशनी फूट जाती है, सुबह का वक्त हो जाता है। तो जो परिंदा जल्दी उठता है, अपने घोंसलों से बाहर निकलता है, वो जो कीड़े बाहर निकलते होते हैं, ये उसका रिस्क बन जाता है। अच्छा, क्या बात है। देखिए अल्लाह का निजाम है, ये मेरा निजाम नहीं है, ये उस रब्बे कायनात का निजाम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जो कीड़े रात में जंगलों में फैलते हैं अपना रिस्क तलाश करने के लिए, ये सुबह उनका रिस्क बन जाते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं। फिर उसके बाद जब सुबह जल्दी उठते हैं, जो परिंदे जल्दी होते हैं उनको खाते हैं, अपना रिस्क तलाश करते हैं, पेट भरते हैं, जाके सो जाते हैं। जो परिंदा देर से अपने घोंसले से बाहर निकलता है, उसको रिस्क नहीं मिलता, क्योंकि सारे कीड़े तो वापस चले गए अपनी जगहों पे। सारे जो खाने वाले परिंदे थे, वो जो खा सकते थे उन्होंने खा लिया, जो जाने वाले थे जा गए, जो छुपने वाले थे छुप गए। अब जो परिंदा जंगल में उतरता है रिस्क तलाश करने, तो वो अपने दूसरे परिंदे से पता है क्या कहता है? यार आजकल के हालात बहुत खराब हैं, आजकल कुछ मिल ही नहीं रहा, रोजगार ही नहीं है। वाह क्या बात है। आप यकीन माने, मैं ये बात 100 आने की कहना चाहता हूँ आपसे कि ये हकीकत है हमारे नौजवानों की। हमारा नौजवान नौकरी तलाश करने चाहता है, उसको सुबह 9 बजे इंटरव्यू पे बुलाओ, उसकी शक्ल इतनी सी हो जाती है। उसको आप बोले कि सुबह 9 बजे तुम्हें फलाना काम से जाना है, सुबह 8 बजे तुम्हें फलाना काम से जाना है, उसकी शक्ल इतनी सी, क्योंकि वो रात के 2 बजे होटल पे बैठता है। वही वाली बात है कि जो देर से परिंदा निकलेगा, फिर वो अपने दूसरे से दोस्त से क्या कहेगा कि यार आजकल तो हालात खराब है, रोजगार ही नहीं है। तो ये अगर हम समझ लें तो ये भी हमारी जो है वो कौम का वही ना, वो उनका ये जो है कंफर्ट जोन हो गया। असल में हम उस कंफर्ट जोन से नहीं निकलना। हम जब कभी एजुकेशन के किसी जाते हैं तो मैं मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाता रहता हूँ। तो मैंने आज मौका ढूंढा कि मुझे बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मैं वहाँ 2-4 लोगों को सुनाता हूँ या ज्यादा लोग सुन लेंगे, तो मैंने ये स्टोरीज बहुत अच्छा लगा। मैंने इसलिए स्टोरीज आपको सुनाई कि जो है लोगों तक पहुंचे ये बातें कि देखिए हर चीज का अल्लाह ताला ने एक निजाम बना हुआ है। ये कीड़े मकोड़ों की मिसाल देना कोई छोटी बात नहीं है, ये अल्लाह ताला की सच्चाई है। जंगलों पे कीड़े फैलते हैं, वो फैलते ही इसलिए कि वो सुबह किसी का शिकार बनते हैं। जो रात में कोई शिकार करता है, सुबह किसी का, तो बहरहाल ये सर्कल चल रहा है, सर्किल ऑफ लाइफ, निजाम चल रहा है, बिल्कुल सर्किल ऑफ लाइफ है। अच्छा, पॉलिटिक्स में आपका कोई एक्सपीरियंस या कोई इंटरेस्ट? देखें हम लोग जब अपनी क्योंकि कराची के शहरी हो, उसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं बिलाल भाई, बिल्कुल कराची वाले देखते ही आ रहे हैं पॉलिटिक्स। नहीं हमारी भी बिल्कुल राय है। हम पाकिस्तान के जब हम लोग नौजवान इस कॉलेज लाइफ में थे तो हम इस्लामी जमीयत तलबा से ताल्लुक रखते थे। हम लोग जमीयत में बड़ा हमने काम किया, इस्लामिया कॉलेज में रहे, वहां पर हमने बड़ी एक्टिव और बड़ा सीखा। मैं ये भी बात आपको बताना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि देखिए हमारे माशरे में पॉलिटिक्स में नौजवानों का जाने को गलत समझा जाता है।
हम भी पॉलिटिक्स में गए तो क्या हम हुंडे बन गए? नहीं बने ना। आपके सामने बैठे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं। हर दुनिया में सोशल एक्टिविटी और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस पूरी दुनिया में होती है। ये जो मुल्क आपको चला रहे हैं, अमेरिका, चाइना, ये बड़े बड़े मुल्क जो आपको एड देते हैं, इनके अंदर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो काम करती हैं, वो अपने स्टूडेंट्स। मैंने अपनी लाइफ में बड़ी नाते पढ़ी, बड़े तराने पढ़े, मैंने तकरीरें करी, मैंने मोटिवेशनल स्पीकिंग करी, मैंने बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पे जाकर लोगों से खिताब किया। ये सब प्लेटफॉर्म मुझे ये कॉन्फिडेंस किसने दिया? देखिए, मैं बोलता हूँ आप किसी से मेरी वाली स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में ना जाएं, किसी में तो जाएं, मैं बोल रहा हूँ किसी में जाएं, आपको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा। मुझे आज भी याद है कि मैं अपने घर के अंदर कभी ऐसे ही कोई नात गुनगुना रहा होता था तो मेरे कजन ने सुन ली, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक महफिल में मुझे बुला के ऐसे ही नाम दे दिया, स्टेज से नाम दे दिया, तला बिन राशिद नात पढ़ने के लिए आ जाए। तो मुझे आज भी याद है कि वो मेरे पैर किस तरह कपकपा रहे थे, बिल्कुल फर्स्ट टाइम, और पैर मेरे कपकपा रहे थे और मैं पैदल चलता हुआ जा रहा था और मैं बोलूं यार मैं कैसे पढ़ूंगा। वो फर्स्ट टाइम का पढ़ना आज मेरे लिए इतना कॉन्फिडेंस हो गया, मैं किसी भी महफिल में कोई भी बात कर सकता हूँ। अभी मैं भी चाहूंगा कि आप एक हमें शेर सुना दें, किसी नात का बंद सुना दें। बिल्कुल सर, सुना देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में, क्योंकि आपने मोटिवेट तो किया है हमें। नहीं बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा नौजवान सब काम कर सकता है, आप भी सारे काम कर सकते हैं। हर दुनिया में किसी के अंदर अल्लाह ताला ने कोई कमी नहीं छोड़ी, बस आपको अपने टैलेंट को पहचानना है। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नात पेश करना चाहूंगा, और बड़ी मशहूर नात है। तो जी इश्क के रंगों में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंगों में रंग जाएं जब अफकार तो खुलते हैं, गुलामों पे वो असरार के रहते हैं, वो तौसीफ सनाए शह अबरार में हर लहजा गोहर बार। इश्क के रंगों में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं, गुलामों पे वो असरार के रहते हैं, वो तौसीफ सनाए शगे अबरार में घर लहजा गोहर बार। वरना वो सैयद आली लसबी, हाँ वही उम्मी लकबी, हाशिमियो मुत्तलबियो अरबियो करशियो मदनी, और कहाँ हमसे गुनहगार। इश्क के रंगों में रंग जाओ मेरे यार। और हमारी नस्ल के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त इसका शेर है, माशाल्लाह। इश्क के रंगों में रंग जाए, मुहाजिर हो बलोची हो के पंजाबी के गुजराती के मेमन हो के हिंदी हो के सिंधी, किसी खित्ते की कबीले की ज़बान, इससे नहीं कोई सरोकार। जामे इश्क मोहम्मद जो पहन लेता है, सुभान अल्लाह, हर खार को वो फूल बना देता है, दुनिया को झुका लेता है, करता है जमाने को मोहब्बत का शिकार। इश्क के रंगों में रंग जाओ मेरे यार। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। मोहम्मद तला बिन राशिद के आवाज भी सुरीली है माशाल्लाह से। हमें मोटिवेट तो कर ही रहे थे, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं लेकिन नात ख्वां भी है माशाल्लाह। और मैं आपकी कुछ हॉबीज भी पूछूंगा, क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? जो कि वैसे तो ये सबसे अच्छी हॉबी यही है कि आवाज अच्छी ना हो फिर भी आप नाच सुनाए। तो नहीं आपकी अच्छी आवाज तो कोशिश ये करते हैं कि इस तरीके की एक्टिविटी में पार्ट लें, दीनी किताबें पढ़ें, दीनी किताबें पढ़ के उससे सीखें, लोगों को सिखाएं, कहानियां पढ़ें जो मैं आपको अभी सुना रहा था, ये सिर्फ कहीं से सुनकर या पढ़कर ही आती हैं। तो इस तरीके की चीजें आजकल तो वैसे कोई कहानी पढ़ता नहीं, सुनता है जरूर, सुनता है, लेकिन ये कि किताबें पढ़ने का जो रुझान हमारी नस्ल से खत्म हो गया, तो वो एक बहुत बड़ा अलमिया है। और मैं समझता हूँ कि जो किताब पढ़ के नॉलेज आती है वो सुनकर नहीं आती, क्योंकि आप जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसकी जो ग्रैबिंग होती है उसको आप समझते हैं, आपको लगता है कि आपने खुद मेहनत की है। सुनकर आपको ठीक है, सुनने का भी एक वो है, उससे भी बंदा सीखता है, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन जब खुद रिसर्च वर्क करते हैं तो एक उसका एक अलग जो है। आजकल तो यूट्यूब उस्ताद की ज्यादा चल रही है ना। हाँ, यूट्यूब की ज्यादा, यूट्यूब उस्ताद, लेकिन आप देखिए ना यूट्यूब पे आपको ये एक अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है।
अच्छी चीज इस तरह से कि आपको इजीली कोई भी रेफरेंस मिल जाता है, आप कोई भी चीज तलाश कर लेते हैं, लेकिन ये बुरी चीज भी है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो कि साबित नहीं है लेकिन फिर भी चल रही है हमारे माशरे में, और कुछ ऐसी भी हैं जो आपकी जो एज है उससे पहले आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं या सीख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे एज से पहले भी इसमें एज का वो होना चाहिए। वो है उसके अंदर भी। देखें ना, आप देखें, आपको इस बात को समझना होगा, ये यूट्यूब किसकी टेक्नोलॉजी है? वो अपनी टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको गलत इस्तेमाल पे लगा रहे हैं। मेरा बच्चा है छोटा 5 साल का, वो 5 साल का बच्चा जो है वो यूट्यूब किड्स देखता है, यूट्यूब किड्स देखता है, और उस यूट्यूब किड्स के ऊपर बाकायदा वो 7 कलर्स जो इनके आजकल ट्रांसजेंडर और ये LGBT के जो मैं खुलकर बात करना चाहता हूँ कि उसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर प्रचार है, ये पूरी दुनिया के अंदर प्रचार है। तो उसकी बाकायदा वो देखते हैं कि कोई ऐसा कोई कार्टून है जिसमें उस तरीके के कलर्स नजर आ रहे हैं, ये आपको उसका आदी बना रहे हैं, ये अपनी टेक्नोलॉजी से उसको आपको आदी बना रहे हैं। और आप यकीन माने बिलाल भाई, ये आने वाले 10 और 20 साल बाद आप ये देखेंगे कि ये सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। जब मुझे याद है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली बार डेनमार्क और नॉर्वे ने खाके बनाए थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की थी, हम सब सड़कों पे निकले थे, हमने सबने एहतजाज किया था। मेरे पास एक टेलीनॉर की सिम हुआ करती थी, मैंने उसको बंद किया था क्योंकि वो नॉर्वे से ताल्लुक रखती थी। ये सारी चीजें होती रहती थी, लेकिन आप यकीन माने आज उन्होंने ये कर करके आपको इतना आदी बना दिया कि अब वो करते रहे, हम बोलते हैं यार हमें क्या करा, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसी तरीके से ये स्कूलों में आपके पढ़ाया जा रहा है, आपके कलर्स से आपको याद दिलाया जा रहा है, आपको झंडों से याद दिलाया जा रहा है, आपको इस चीज का इतना आदी बनाया जा रहा है कि आने वाले 4 से 5 साल बाद, 10 साल बाद ये आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। और मैंने भी देखा है कई मूवीज में, कई वेब सीरीज में जो कि चल रही है, और जो जिनका इस चीज से ताल्लुक है, LGBTQ जो इससे जो जिनका ताल्लुक है, और उनको स्पेसिफिक मुस्लिम नेम दिया है, और उनका जो क्या कहते हैं वास्ता मुस्लिम कंट्री से दिखाया है उन लोगों ने। स्पेसिफिक कुछ मैंने मूवीज देखी हैं और कुछ वेब सीरीज देखी है, बहुत तेजी से काम हो रहा है, उनको मुस्लिम दिखाया उन लोगों ने, ये जानबूझ के। ये बहुत खतरनाक टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हुए, और हम इस चीज को नहीं समझ रहे हैं क्योंकि हम टेक्नोलॉजी यूजर है, वो टेक्नोलॉजी क्रिएटर है, वो क्रिएट कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। तो हमारे और उनमें फर्क इतना हमेशा रहेगा, और वो उस चीज को सही इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी मूवीज देख लें, उनके कार्टून्स देख लें, वो हर जगह पे, यहाँ तक कि आपके मुल्क के अंदर भी इसके अंदर बहुत काम हो रहा है, और ये बहुत खतरनाक है हमारे यानी। मैंने अपने मेरे कजन ने बताया कि एक छोटे बच्चों की किताब में वहां पर बाहर बाकायदा ये दिखाया जा रहा है कि एक मर्द है, एक औरत है और एक बच्चा है, तो ये भी फैमिली है, और एक मर्द है, दूसरा भी मर्द है और एक उसका बच्चा है, तो ये भी फैमिली है। ये आने वाली नस्ल के लिए बहुत बुरा वक्त है, हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर तो इसके लिए एक माँ बाप को, एक पेरेंट्स को क्या क्या एक कदम उठाने चाहिए, या कैसे उनको एजुकेट करना चाहिए बच्चों को? सर देखिए, पाकिस्तान फ्रेंडली रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह देखें, पाकिस्तान के अंदर अभी भी सोशल नॉर्म्स बहुत ताकतवर हैं। आज अब हमारे मुल्क के अंदर कोई भी कुछ ऐसी चीज होती है तो कम से कम शोर शराबा तो मच ही जाता है। तो आज भी बड़ी ताकत है हमारे मुल्क के अंदर कि हम लोग इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, हम सोशल बाउंड्रीज के अंदर हैं। यहाँ तक कि हमारे अकलियती जो लोग हैं जितने भी पाकिस्तान में हैं, वो भी इन सब चीजों का बहुत ख्याल करते हैं। बाकायदा मेरे कई दोस्त हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं, वो हमारे कल्चर के अंदर पूरी तरीके से अडॉप्शन कर चुके हैं, और वो इस वजह से कि वो उनका देखें, जो कल्चर में बंदा रहता है उस चीज को अडॉप्ट करता है। हमारे भी लोग जो बाहर जाते हैं वो उस कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। तो हम अभी भी बड़े इसके अंदर ताकतवर हैं कि हम इस चीज को रोके हुए हैं। लेकिन क्योंकि बाहर से जो लोग बाहर जा रहे हैं हमारे मुल्क के, वो इस चीज को बहुत ज्यादा उसमें फंसते चले जा रहे हैं, और वो चीज यहाँ पर आकर इम्प्लीमेंट की जा रही है। तो बहरहाल हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। एज अ पेरेंट्स मैं तो इन सब चीजों का बहुत ख्याल करता हूँ कि मैं अपने बच्चे की जो भी वीडियो दिखा रहा हूँ या मूवीज दिखा रहा हूँ या कोई भी चीज, उसको पहले एक बार सरसरी तौर पर अपनी तरीके से फिल्टर कर लेता हूँ। वो बात अलग है कि कोई चीज रह जाए, लेकिन बहरहाल फिल्टर कर, और एजुकेट भी करना चाहिए। देखिए, हम इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते, हमारे बड़े बुजुर्ग इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते। जब बात ही नहीं करेंगे तो बच्चों को पता कैसे चलेगा? हाँ, आप कोई बेहाई की बात ना सिखाएं बच्चों को। बेहाई की बात हम लोग खानदान में बैठ के, घरों में बैठ के नहीं करते, लेकिन कम से कम इतनी अवेयरनेस बच्चे को होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। वो क्या जैसे एक बाप अपने बेटे को बताए, माँ अपनी बेटी को बताए, इसमें क्या हर्ज है? और बल्कि आपको पता है कि ये जरूरी है, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है कि बाप का ये फर्ज है कि वो अपने बच्चे को बुराई से रोके, बुराई से बताए, बुराई के बारे में समझाए। जब उसको बुरा का पता ही नहीं होगा तो वो क्या रोकेगा? अच्छा, एनजीओ से आपका इतना वास्ता, इतने साल, कई आपने करप्ट एनजीओस भी देखी होंगी, आपको पता भी होगा उनके बारे में, जो कि ख़त्म भी हो चुकी होंगी अब तक। तो ये एनजीओ एक
करप्शन की करते हैं एनजीओ, या ये सुनी सुनाई बातें हैं, करप्ट भी होती हैं? बिलाल भाई, और होती है तो कैसे करते हैं? बिलाल भाई, करप्शन हमारी कौम के अंदर आ चुकी है। तो वो चाहे एनजीओ, चाहे वो कोई इदारा हो, बिल्डिंग अथॉरिटी का इदारा हो, या कोई बिल्डिंग अथॉरिटी का इदारा हो, या कागजाती नामजदगी का इदारा हो, या एग्जाम हॉल का इदारा हो, करप्शन तो हर जगह हो रही है ना। सिर्फ एनजीओ क्यों बदनाम हो रही है? सवाल तो ये है, कभी एनजीओ को तो लोग पकड़कर बोलते हैं कि यार आपने करप्शन की है, या ये करप्शन के लिए बनाई गई है, ये सब बातें की जाती हैं, मुझे भी फेस करनी पड़ती है, हम भी सुनते हैं ये बातें, लेकिन मेरे पास जरूरी था मेरे पास इसका जवाब है। और वो जवाब ये है कि जहाँ करप्शन तो हमारी आपने नस्ल में डाल दी है, हमारी नस्ल करप्शन से स्टार्ट होती है, और वो जुगाड़ सोचती है हर चीज की। जब वो जुगाड़ सोचती है तो वो करप्शन तक चली जाती है। लेकिन देखें, हर चीज दुनिया तो नहीं है ना। हमारी एनजीओ, हम हर चीज का हिसाब रखते हैं, हर चीज की स्लिप्स रखते हैं, हर चीज का एक अकाउंट्स बनाते हैं, और बोलते हैं कि ठीक है जिसको देखना है देख ले, उसकी पब्लिसिटी होती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि एनजीओ कुछ वो कहते हैं ना, कुछ मछलियां जो है वो तालाब को गंदा कर देती है, तो तालाब तो गंदा है। तो अब बात ये कि ऐसे लोगों को फिल्टर कैसे किया जाए। यहाँ एनजीओ बंद करना वो नहीं है, हल नहीं है ये। एनजीओ बंद करना हल नहीं है, फिल्ट्रेशन और सिस्टम बनाना हल है। आप सिस्टम बनाए, आप लोगों के ऑडिट का रुझान पैदा करें। या तो हमारी कंपनीज के ऑडिट नहीं हो रहे तो एनजीओ के क्या ऑडिट होंगे? तो कहने का मकसद ये है कि ये भी हुकूमत पाकिस्तान का काम है, चाहे वो किसी की भी हो, ये उनका काम है कि एनजीओ के अंदर फिल्ट्रेशन पैदा करें, उनसे मालूमात करें, उनकी चीजों को बात करें। हमारी रजिस्टर्ड एनजीओ है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मौजूद है। हम आज से 1999 से, मतलब आज से तकरीबन कोई 20-22 साल, 23-24 साल हमें हो गए हमें मार्केट में अंदर काम करते हुए। और हमारी हर काम की हमारे फेसबुक के ऊपर तशहीर होती है, वो तशहीर देखकर आपको समझ जाता है हम जितना। अच्छा, एक और मैं आपको बहुत खास बात बताना चाहता हूँ हमारे एनजीओ के बारे में जी। हम फंड्स जमा नहीं करते, हम फंड्स जमा करके बैंक अकाउंट्स में सेव नहीं करते। बड़ा ही आपको क्लियर एंड लाउड बताना चाहता हूँ। वो क्लियर एंड लाउड क्या है कि बाप ट्रस्ट का एक रुझान है। हमारा नाम का क्या है, मतलब प्रोजेक्ट, महबूद अतफाल प्रोजेक्ट। हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड आया तो हमने कोविड का एक प्रोजेक्ट बनाया कि हमने 500 राशन बांटने हैं। फॉर एग्जांपल हमने 500 राशन, हमने बजटिंग की, 500 राशन 5 लाख के हो रहे हैं, मिसाल दे रहा हूं आपको। हमने 5 लाख जमा करने हैं, बस इससे ना ज्यादा ना कम, इससे ना ज्यादा ना इससे कम। हमने 5 लाख जमा करने हैं। 6 लाख को हम लेते ही नहीं है लोगों से। हम बोलते हैं भाई हमारे पास फंड्स हैं। जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है, बकरीद का, ईद के कपड़ों का आता है, या कोई भी ऐसा मामला आता है, बच्चों की एजुकेशन का आता है, हम बोलते हैं कि यार कितना खर्चा है इस प्रोजेक्ट पे। हमें पता लगता है कि यार इस पे 2 लाख रुपए खर्चा है, हम अपने 2 लाख रुपए ही जमा करते हैं। ये है हमारा बिल्कुल क्लीन मैसेज कि हम इस तरह से काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हम जमा नहीं कर रहे, हम पैसों को स्टोर नहीं कर रहे, क्योंकि वो लोगों की अमानतें हैं। वो लोगों की अमानत हम उतनी लेते हैं जितनी हम आगे दे सकते हैं। जितना वो आगे इन्वेस्ट हो सकता है उतना ही करते हैं। हम जितनी लोगों की खिदमत कर सकते हैं हम उतनी खिदमत के लिए पैसे जमा करते हैं। अच्छा, तो ये फंड क्या यहीं से आता है, पाकिस्तान से या कराची से, या फिर? सबसे आसान, सबसे पहला हक हमारी फैमिली का है। हम सबसे पहले अपनी फैमिली से जमा करते हैं, फिर दोस्त अहबाब से जमा करते हैं, दोस्त अहबाब के बाद हम फेसबुक पर तशहीर करते हैं, जहां से आ जाए हम वहां से ले लेते हैं। लेकिन हमारा सबसे पहला मैसेज फैमिली, दूसरा मैसेज दोस्त अहबाब, और तीसरा मैसेज हमारा जनरल पब्लिक होती है। अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट फैमिली फंड से पूरा हो जाए, फैमिली फंड से अगर हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो हम दोस्तों में नहीं जाते। अगर दोस्तों से पूरा हो जाए तो हम जनरल पब्लिक की तरफ नहीं जाते। तो हमारा बिल्कुल क्लियर सिस्टम है। देखिए, हम बड़ी बड़ी एनजीओ की तरह तो काम ना कर रहे हैं, ना कर सकते हैं, ना हमारे पास इतने वसाइल हैं, क्योंकि हम अपने घर भी चलाने, हमें अपनी नौकरियां भी करनी है, सब चीजें करनी है। तो हम लोग उतना ही काम करते हैं जितना अल्लाह ताला ने हमें, जितना अल्लाह ताला ने हमसे काम लेना है, तो हम उतना करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, और अवाम को काबिल बनाना है, ये नहीं कि बस बैठ के उनको खिलाओ। बिल्कुल अब अपना अंदाज चेंज करना चाहते हैं। मैं बाकी एनजीओ से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, बाकी लोगों से बारे में भी, जब भी हम कभी दोस्त यारों में बैठते हैं तो हम बात करते हैं, लोग मुझसे भी सवाल करते हैं। हम किसी सूरत भी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान का नौजवान जो है वो मोहताज रहे। मोहताजी एक बहुत बड़ा कुफर है, गलत है। मोहताजी नहीं होनी चाहिए। हमें लोगों को एम्पावर करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, ताकतवर करना चाहिए। वो अपने पैरों पे खड़े हुए। जब तक मैं बता रहा हूँ ना, ये जंगल का कानून होगा जो मैंने अभी आपसे बात की, तो हर नौजवान यही बोलेगा कि आजकल रोजगार नहीं है। हमें अपनी चीजों को समझना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो चाइना गया। देखिए, अच्छी चीज हर किसी से सीखनी चाहिए। वो चाइना गया, वो कितनी मेहनती कौम है उसने मुझे बताया। वो एक रूम में चाइनीज लड़के के साथ रहता है। बोलता है यार तलहा, वो इतनी मेहनती कौम है कि वो एक लड़का है, वो मेरे साथ पढ़ता है, वो एक टेबल पे बैठता है
उधर किताब पढ़ता है, जरा समझिएगा इस बात को, किताब पढ़ता है, थक जाता है, किताब बंद करता है, उसी पे सो जाता है, फिर उठता है, फिर किताब पढ़ता है, फिर वो उसको भूख लगती है तो उसी के नीचे ड्रॉज खोलता है, अपना सैंडविच खाता है, फिर पढ़ता है, फिर बोलता है उसने अपनी लाइफ को इसी तरह से किया हुआ है। उसने 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 ये सोच लिया है कि मुझे कुछ करना है तो वो इस तरह करता है, उसके पास कोई रीजन नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, बेड होना चाहिए, कमरा होना चाहिए, एसी होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, वसाइल होना चाहिए, फिर मैं कैसे सर बिल्कुल हमारा निजाम आउट है। हमें किसी भी अच्छी कौम से सीखना चाहिए। चाइना की इकोनॉमी के हमने बारे में पढ़ा, चाइना की जब इकोनॉमी फॉल करने लग गई, उनको पता चल गया कि हमें चाय इंपोर्ट करनी पड़ती है, उनके पास इंपोर्ट का पैसा नहीं था, उन्होंने गर्म पानी पिया और गर्म पानी पीकर अपने मुल्क को कहां से कहां पहुंचाया। अच्छा, कोई आखिरी पब्लिक सर्विस मैसेज कुछ देना चाहेंगे आप पब्लिक को? सर बस छोटा सा मैसेज ये देना चाहेंगे कि देखें, आप ये जो आप पैसा किसी को भी देते हैं और लोगों की खिदमत के लिए देते हैं, इसको बोझ समझ के ना उतारें, इसकी जिम्मेदारी लें। हम अपने बाप ट्रस्ट में रहने के बाप ट्रस्ट की तरफ से मैसेज देते हैं, जो हमें फंड देता है, हम जब किसी प्रोग्राम को करने जाते हैं, कोई हम गांव देहात में जाते हैं, तो हम सबसे पहले अपने डोनर्स को कॉल करके बोलते हैं कि आप हमारे साथ चल रहे हैं, आप हमारे साथ चलें, आप हमारा माल से मदद नहीं करें, आप हमारी जान से भी मदद करें। वो माल से मदद करना अपने सर से बोझ ना, मदद करो, खुद देखें भी, खुद देखें, वो हमारे साथ चलें, हमारे साथ चल के देखें हम किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये हमारा मैसेज है कि देखिए, अपने सर से अपने पैसे को ना उतारे, उन एनजीओ के साथ चलें जो फ्री एंड फेयर काम करना चाहती हैं और आपके पैसों को सही जगह पहुंचाना चाहती हैं, लोगों को गरीब, गुरबा, मिस्कीन और भिखारी ना बनाए। मेरा सिर्फ एक यही मैसेज है कि लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करें और ऐसे लोगों का साथ दें जो लोगों को पैरों पे खड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा हमें मोहम्मद तलहा बिन राशिद से बात करके। आप नात ख्वां भी हैं, उन्होंने हमें नात भी सुनाई है। आप वेलफेयर ट्रस्ट के भी, उनके अपनी वो है, वेलफेयर ट्रस्ट भी है, फाउंडेशन भी है, और उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया। 2 से 3 मोटिवेशन स्टोरी हमें सुनाई उन्होंने। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। आपने भी कुछ सीखा होगा, मैंने भी पर्सनली बहुत कुछ सीखा। मिलते हैं अगले हफ्ते इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।